इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है, यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। 150 डीएम से बात कर ली, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है, हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पे छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूपहोल्स हैं। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? फर्स्ट को हुआ, आज थर्ड है, रीपोल हो रहा है। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने, आज हो रहे हैं। कहां से डाटा दे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 4 जून को क्या होगा, मतगणना के दौरान क्या क्या हो सकता है, तरह तरह की इन आशंकाओं के बीच आज चुनाव आयोग ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त नैरेटिव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने नाम लेकर नहीं बताया कि यह नैरेटिव कौन बनाता है, कैसे बनती है, लेकिन कई मौकों पर नैरेटिव करते रहे। नैरेटिव को लेकर अगर यह उनका गुस्सा है तो यह गुस्सा किसी और से भी मेल खा रहा है, जो सवाल पूछने पर नैरेटिव और इकोसिस्टम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। कम से कम मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका ध्यान रखना चाहिए था। 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं, वे आलोचनाओं का खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता ही नहीं चला कि वे आलोचनाओं से नाराज हैं या नैरेटिव से नाराज हैं। नैरेटिव क्या है और आलोचना क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में सांप्रदायिक तत्वों पर एक शब्द नहीं कहा। कम से कम यही दावा कर जाते कि सांप्रदायिक भाषण इस चुनाव में नहीं होने दिया गया, मगर इसकी जगह उन्होंने इस बात का श्रेय लिया कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर नजर रखी गई, जिसने भी बोला तुरंत कार्रवाई की गई। कमाल है, ऐसा लगा कि वे उन्हीं सवालों को टारगेट कर रहे थे जिसे विपक्ष ने उठाए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में मील का पत्थर है, इसे याद रखिएगा। हम आज और 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा छोटा हिस्सा अभी सुना रहे हैं। इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पे भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। तो बात करेंगे फिर आगे। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हों। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते। यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं, पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। निंदक न्यारे रखिए, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें। सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए। एक आलोचना हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है,
यह नैरेटिव नहीं थी, बल्कि जायज सवाल था कि देश का चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पर लगता है प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग एक तरह से ही सोचते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल किया जाता था कि 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो इस बार उन्होंने 80 से अधिक इंटरव्यू दे डाले, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू का विकल्प नहीं होता है। अखबारों में पीएम के कुछ इंटरव्यू का हाल ऐसा था जिसे देखने से लगता था कि सवाल जवाब क्या ही हुआ होगा, प्रेस नोट जारी कर दिया गया होगा और अखबार को छापना पड़ा होगा। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह इंटरव्यू देने का रिकॉर्ड बना रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह चुनाव आयोग प्रेस नोट जारी करने का रिकॉर्ड बना रहा था। पूछा गया कि 2.5 महीने के दौरान चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। आयोग ने कहा, हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं थे, हमने प्रेस नोट जारी किए हैं। आप बताइए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट एक ही है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विकल्प प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज है? यह कब से हो गया? आयोग ने कहा कि प्रेस नोट का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग प्रेस को लेकर, प्रेस नोट को लेकर एक ही तरह से सोच रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू मन की बात का ही विस्तार नजर आया। कई जरूरी सवाल पूछे ही नहीं गए, लेकिन उसे इंटरव्यू की तरफ पेश किया गया। वही हाल चुनाव आयोग के प्रेस नोट का लगता है। एक तरफा संवाद करने की तारीफ में चुनाव आयोग कह रहा है कि रिकॉर्ड बनाया गया है, तब फिर चुनाव आयोग को आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, प्रेस नोट जारी कर देना चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 100 के करीब प्रेस नोट जारी किए गए हैं और यह रिकॉर्ड है। इसमें एडवाइजरी को भी जोड़ दिया गया है। एडवाइजरी और प्रेस नोट कैसे एक समान हो गए? फिर तो चुनाव आयोग को ट्वीट की संख्या भी इसमें जोड़ देनी चाहिए। क्या पता 100 नहीं 300 से अधिक संख्या हो जाती। यही तो प्रधानमंत्री मोदी के 80 इंटरव्यू के बारे में कहा जा रहा है कि यह भी एक रिकॉर्ड है। 77 दिनों तक चुनाव चला। इस दौरान कई मौके आए जब पूछने के लिए अनेक सवाल थे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। 11 मई को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, इस बार नहीं हो रही है। 2019 में हर चरण के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन इस बार बंद है। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आयोग को पत्र लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिससे कई सवालों के जवाब नहीं मिले। प्रेस नोट में सभी सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते थे, जवाब के बाद भी सवाल पूछने होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 100 से अधिक प्रेस नोट जारी किए गए हैं, यह पहली बार हुआ है। Last we had met was on 16th of March, and now that was beginning of the poll, and now it's tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together, it's total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. मुख्य चुनाव आयुक्त की यह बात समझ नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, मगर 100 प्रेस नोट जारी किया गया। और यह कौन सा रिकॉर्ड है जिसके बारे में बताया जाना जरूरी है? क्या इससे पहले के चुनाव आयुक्तों को नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर प्रेस नोट भेजने का रिकॉर्ड बनवाना भी उनका संवैधानिक दायित्व है? इस बार पता चला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सूरत को लेकर एक बड़ी बात कह दी। कहा कि उम्मीदवार नाम वापस ले लेते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जीत की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा तो नहीं होती है, लेकिन नाम वापसी के पीछे क्या उम्मीदवारों पर दबाव डालने की खबर गलत थी? उसकी जांच हुई, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सूरत में निर्विरोध चुनाव का
एक जगह में और इसी की प्रक्रिया चली, इंदौर में। उसके बाद देखिए, जो लेजिस्लेटिव स्कीम है वो एब्सोल्युटली क्लियर है। पहला तो अपफ्रंट अगर आप एक फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहेंगे, जैसे आपने माननीय न्यायालय का आदेश पढ़ा, तो हमारी कोशिश और सोच यही है कि हर जगह में कंटेस्ट होना चाहिए, नंबर वन, एब्सोल्यूट नो डाउट अबाउट इट। कंटेस्ट होके जो जीतने में प्रतिष्ठा है वो ऐसे नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन होने के बाद विड्रॉल के डेट में अगर कैंडिडेट्स बाकी विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस सी दैट। उनके ऊपर में कोई दबाव है, उनको पकड़ के बंद किया गया है, उनसे जबरदस्ती कराया गया है, तो हमारा रूल आता है। अगर वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, इफ इट वॉज ए गेमिंग लाइक दैट, हाउ वुड आई नो दिस? देयरफॉर अगर आप ये सोचें कि जहां एक ही कैंडिडेट रह जाएंगे, उसके अतिरिक्त इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कानून बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि विधि सम्मत होगा। लेकिन हर आरोप को और हर जगह में ये ध्यान रखना मस्ट है कि किसी को भी फोर्सफुली हटाया ना जाए। दैट्स व्हाट कैन बी डन। तो आपने किया क्यों नहीं? क्या इसकी जांच की कि उम्मीदवारों पर दबाव डाला गया होगा नाम वापसी के लिए? इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त को आज देनी चाहिए थी। मुख्य चुनाव आयुक्त पत्रकारों को बताने लगे कि अगर दबाव डाला गया होगा तो हमारा रोल है, लेकिन आपने अपना रोल क्यों नहीं निभाया कि सूरत, इंदौर और गांधीनगर में दबाव डाला गया या नहीं? 2.5 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे तो इस जवाब के साथ आना चाहिए था। सूरत में जब नाम वापसी हुई, वहां के लाखों वोटर वोट नहीं डाल पाए, उस समय कितने ही सवाल उठे, खबरें छपी, पूछा जा रहा था कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। अब जब चुनाव ही खत्म हो गया, 4 को नतीजे आ जाएंगे, तो चुनाव आयोग कह रहा है ऐसी जीत की कोई प्रतिष्ठा नहीं, जबकि उस समय दबाव की खबरें छप रही थीं। न्यूज लॉन्ड्री में 27 अप्रैल को बसंत कुमार की रिपोर्ट है, जिसमें सूरत में निर्विरोध चुनाव नतीजों के पीछे कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी और भाजपा की मिली भगत की ओर इशारा किया गया है। Scroll.in में आयुष तिवारी की 3 मई की रिपोर्ट है कि गांधीनगर में, जहां से गृहमंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से पर्चा भरने वाले 3 उम्मीदवारों ने बताया कि उन पर पर्चा वापस लेने के लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं या पार्टी से जुड़े लोगों ने दबाव बनाया। इनमें से 2 ने यह भी कहा कि गुजरात पुलिस ने उन पर पर्चा वापस लेने के लिए दबाव डाला था। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त यह कहते कि हमने इस बात की जांच की कि कहीं दबाव में उम्मीदवारों ने नाम वापस तो नहीं लिए और पाया कि दबाव की कोई भूमिका नहीं थी, तो बात समझ में आती कि चुनाव आयोग ने अपना रोल निभाया। वो अपनी भूमिका बता रहे हैं, लेकिन भूमिका क्यों नहीं बताई या निभाई या नहीं, यह नहीं बता रहे। फॉर्म 17C का मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कहा गया कि बताने की कानूनी बाध्यता नहीं है, फिर अचानक इसे जारी कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि फॉर्म 70C को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त चिढ़ गए हैं। क्या उन्हें इस बात को लेकर खुश नहीं होना चाहिए कि आम जनता को भी इस फॉर्म के बारे में पता चल गया, जो केवल पार्टी, उसके उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट को पता रहता था? क्या ऐसा होना भी गलत है? 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म वही है। यूपीएससी के बच्चों को, सारे एग्जाम वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए 17C क्या होता है। माफ कीजिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जी, यह जवाब आपके स्तर का नहीं लगा। चुनाव की प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड तभी आती है जब मतदाता से लेकर उम्मीदवार को हर चीज समान रूप से पता हो। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो गई कि फॉर्म 17C की चर्चा हो गई? एक बड़ा मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहा कि प्रथम चरण का मतदान हो गया, कई दिनों तक अंतिम आंकड़ा नहीं आया। लोग पूछने लगे कि देरी क्यों हो रही है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी दैनिक भास्कर में लिखा कि अंतिम आंकड़ा देने में देरी नहीं होनी चाहिए। तब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया? क्यों चुनाव आयोग ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा कि लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए तुरंत बताते हैं। हर जगह खबर छप रही थी 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए हैं, मतदाताओं की अंतिम सूची आने में देरी लग रही है, और आज इस तरह से कहा गया जैसे कोई बात ही ना हो। जब कोई बात नहीं थी तब भी जनता को जानने का अधिकार था। 25 मई को चुनाव आयोग ने इस पर प्रेस नोट जारी किया था।
सवाल है इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो जाती, लोग सुन लेते और सवालों के साथ परख लेते तो इससे क्या नुकसान हो जाता भारत के लोकतंत्र को? कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया, यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए, पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है। असेंबली वाइज, पीसी वाइज, स्टेट वाइज डाटा वाज ऑलवेज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट। पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई। अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो ये कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। अगर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ की टेबल पर काउंटिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया जाएगा तो क्या कोई नेता शिकायत करे, इससे माहौल बन गया? कांग्रेस नेता अजय माकन ने लिखा था और चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया कि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की मेज पर काउंटिंग एजेंट बैठेंगे। तो अजय माकन ने तुरंत धन्यवाद दिया और कहा कि रिटर्निंग अफसर आनाकानी कर रहे थे। क्या चुनाव आयोग इन बातों से भी नाराज हो गया है? अगर तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो सबको पता चल जाता क्या सवाल करना है, जवाब क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग करना, प्रक्रियाओं के बारे में सवाल करना, ये कब से माहौल बनाना हो गया, नैरेटिव बनाना हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग को सवाल पूछना अफवाह उड़ाने के जैसा लगने लगा है, उसे भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं। इस बार लू के कारण लोग वोट देने घरों से नहीं निकले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 36 मतदान कर्मियों की मौत भयानक गर्मी और लू लगने से हुई, और भी कारण हुए होंगे। 1 जून को ही इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि अंतिम चरण के चुनाव में ड्यूटी के लिए तैनात किए गए 18 कर्मियों की गर्मी से संबंधित बीमारियों के चलते मृत्यु हो गई। क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था कि मई के आखिर और जून के शुरू में भयंकर गर्मी पड़ती है, लू चलती है, जबकि भारतीय मौसम विभाग आने वाली गर्मियों में सामान्य से अधिक हीट वेव वाले दिनों की चेतावनी पहले ही जारी कर चुका था। 1 मार्च 2024 की हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है। मौसम विभाग ने कहा कि एल नीनो का असर अभी गया नहीं है, इसलिए इस बार गर्मियां सामान्य से ज्यादा गर्म होंगी। तो आयोग को यह बताना था कि गर्मियों में चुनाव क्यों कराए गए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि यह इस चुनाव का सबक है, लर्निंग है कि इतनी गर्मी में और इतना लंबा चुनाव नहीं करना चाहिए था। यह भी लर्निंग है कि फ्राइडे और मंडे को वोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक मिलता है। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते। जब 7 चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ तब भी सवाल उठा। 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि चुनाव आयोग इतना लंबा वक्त क्यों ले रहा है। एक राज्य में 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं, बंगाल में, बिहार में। यह सवाल केवल इसी चुनाव में नहीं उठा, पहले के भी चुनाव में कई चरणों में चुनाव कराने पर उठ चुका है।
क्या तब चुनाव आयोग को कोई लर्निंग नहीं हुई? लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को अब पता चला है कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, बहुत फोर्स लगता है। 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे यही तो बता रहे थे कि बहुत फोर्स लगता है, फोर्स को इधर से उधर करना पड़ता है, इसलिए कई चरणों में चुनाव कराना पड़ता है। आप इस जवाब को भी सुनिए। साफ साफ कह रहे हैं कि मौसम का ध्यान रखा गया है और क्यों 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार कई चीजें बिल्कुल नहीं हुई। अच्छी बात है, वो भी बताना चाहिए ताकि आम जनता अपने स्तर पर जांच ले। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि इस बार साड़ी, सिलाई मशीन, दारू, मुर्गा नहीं बटा, कैश कहीं देखने को नहीं मिला। क्या सही में दारू, मुर्गा की सप्लाई नहीं हुई? ये तो आप महान मतदाता बता सकते हैं। वैसे कई चुनावों में देखा गया है कि चुनाव के दौरान शराब की बिक्री बढ़ जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को बताना चाहिए कि इन 2.5 महीनों में सस्ती और महंगी श्रेणी की दारू की कितनी बिक्री बढ़ी है, तब एक मुकम्मल तस्वीर अपने आप आ जाएगी। आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे, मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बंटता था। कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बंटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो। सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बंटता था, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी। 10,000 crores and we want to thank everybody. This is all because a gain of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ का सब्सिडी। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं, किसी दूसरे फेक नैरेटिव में ये सब चीजें छुप जा रही हैं। कंट्री मस्ट नो दैट दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी मीडिया से बहुत शिकायत, भयंकर शिकायत है। उन्होंने एक तरह से मीडिया को भी सुनाया कि क्या क्या था कवर करने के लिए और कितना बड़ा ऑपरेशन था जिस पर रिसर्च होनी चाहिए। गोदी मीडिया का कौन सा चैनल है या एंकर है जो इन सब बातों पर रिसर्च करेगा और रिपोर्ट करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त यह तो जानते ही होंगे कि चुनाव की प्रक्रिया पर लोग अलग से रिसर्च करते हैं, किताबें भी लिखते हैं और बहुत सारी किताबें हैं। प्रधानमंत्री भी जब 2019 में जीत कर आए तो बीजेपी के दफ्तर में उन्होंने कहा था उनकी जीत पर किसी को रिसर्च करना चाहिए। जब दो बड़े लोग एक तरह की सोच रखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च की फंडिंग कौन करेगा कोई बताता नहीं। चुनाव आयोग को फंडिंग करनी चाहिए। वैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस पर किताब लिखी है, नाम है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। 2014 में किताब आई। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला की भी एक किताब है, एवरी वोट काउंट्स, हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक। ऑर्नित शानी की यह किताब भी एक अच्छी किताब मानी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नज़र में यह किताब होगी ही। कई रिसर्चरों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर किताबें लिखी हैं
और अखबारों में भी कुछ जगहों पर चुनाव आयोग की मेहनत पर रिपोर्ट छपती रही है। उम्मीद है राजीव कुमार जी भी अपनी कोई अच्छी सी किताब लिखेंगे। बाकी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अगर हिंदी के ही अखबार देख लिए होते तो वे चुनाव आयोग की स्टोरी कवर नहीं हुई इसकी शिकायत नहीं करते, बल्कि यह बात उन्हें ज्यादा चुभती कि गोदी मीडिया के चैनलों और अखबारों ने विपक्ष को जगह नहीं दी। एक न्यूज चैनल पर विपक्ष को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। काश उन्हें यह बात चुभती कि देश का मीडिया विपक्ष को गायब कर देता है तो लगता है कि देश की संवैधानिक संस्था के प्रमुख की नजर में यह बात आ गई है, मगर उन्होंने इस दुख को अपने दुख से रिप्लेस कर दिया, यानी बदल दिया। अगर वे यह देख पाते तो पता चल पाता कि भारत में गोदी मीडिया है, मीडिया नहीं है, और गोदी मीडिया थर्ड क्लास पत्रकारिता करता है। उसका काम केवल मोदी मोदी करना है, रिसर्च करना नहीं है। वह केवल चुनाव की प्रक्रिया में लगे लोगों की कहानी दर्ज नहीं करता, बल्कि विपक्ष को भी जगह नहीं देता है। डू यू गेट माई पॉइंट मुख्य चुनाव आयुक्त जी? साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है। कहां खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी। 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी। अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने काउंटिंग को लेकर भी काफी बातें बताई। उन्होंने कहा कि नियम भी यही है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, उसके आधे घंटे के बाद ही ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि नियम इसी तरह से बना है। पोस्टल बैलेट, ईवीएम और 5 वीवीपैट की गिनती साथ साथ चलने लग जाती है। आमतौर पर पोस्टल बैलेट कम होता है तो उसकी गिनती जल्दी खत्म भी हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि विपक्ष के सभी सुझावों को मान लिया गया है। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलते जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैक्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैक्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इससे बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है सारी, आप लोग भी देख लेना। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग की सफलताओं की कहानी भी बताई, अच्छी बात है, मगर कई जगहों पर वे नाहक आहत लगे। उन्हें देखना चाहिए कि इतना बड़ा देश है, हर किसी के पास जानकारी नहीं होती। अगर कोई सवाल कर रहा है तो जवाब मिलना चाहिए। अगर एक मतदाता का भी नाम नहीं है, कोई हल्ला करता है, तो यह आयोग को बदनाम करना नहीं हुआ।
आयोग ने अपनी कई लर्निंग बताई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लंबा चुनाव ना हो, गर्मी में ना हो, फ्राइडे और मंडे को चुनाव ना हो। यह भी तो कह सकते थे कि अगली बार से किसी का नाम नहीं होगा तो उसे भी वोट डलवाने का इंतजाम करेंगे। यह भी तो लर्निंग हो सकती थी। आज मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब से चुनाव आयोग को लेकर जो लर्निंग हुई है वो हमने आपको बता दी। हमने आज एक अलग ही आयोग देखा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त को अलग रंग में देखा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।